वेलकम बैक टू अ चांस स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का सेट 3। ठीक है, तो सेट 1 सेट 2 दोनों आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोग को इंस्ट्रक्शन तो ये पता ही है, हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका देखिए क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। इस ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन का रिपीटेशन है, बार बार हर मॉडल सेट में ये रिपीट कर रहा है, तो इसको गौर कर मतलब नोट कर लीजिएगा। तो फ्रांस की क्रांति कब से हुई, तो 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, फर्स्ट का नंबर आंसर हो जाएगा। सेकंड है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। ठीक है, तो सेकंड का 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर 1871 ईस्वी में बना है। तो 3 का नंबर चूज कर लीजिएगा। उसका 4 नंबर है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है। तो यह कथन रूसो का ही है। ठीक है, तो 4th का नंबर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आगे है आपका, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना दीदरो ने की है। ठीक है, 5 का नंबर चूज कीजिएगा। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, 6 का नंबर। उसके बाद आगे देखते हैं, यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ है। तो इसका 1905 ईस्वी चूज कर लीजिए नंबर। फिर संथाल विद्रोह का नेता कौन थे। संथाल विद्रोह देखिए, ऑप्शन है आपका बिरसा मुंडा, जतरा उरांव, तिलका मांझी, सिंधु और कानू। तो झारखंड के लोग हैं, आप लोगों को तो एकदम श्योर पता होना चाहिए, सिंधु और कानू। ठीक है, संथाल विद्रोह के नेता थे। तो 9 का नंबर चूज कर लीजिए। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसके प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। ठीक है, इधर थोड़ा हम इसको कर देते हैं। हाँ, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। नंबर 10 का चूज कर लीजिए। अब हिस्ट्री का यहाँ खत्म हो गया, अब आते हैं हम लोग ज्योग्राफी में। देखिए 11 नंबर में क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं। तो उससे देखिए हम लोग क्या कहते हैं उसे, आप संसाधन, मतलब ये संसाधन का परिभाषा ही दिया हुआ है। तो 11 का नंबर चूज कर लीजिए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है। तो किसकी भूमिका नहीं है। तो देखिए आपका मधुमक्खी पालन, यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। इसका मतलब मधुमक्खी पालन का भूमि निम्नीकरण से कोई नाता नहीं है। वन को काटने से भूमि निम्नीकरण होता है, अति पशुचरण से भूमि निम्नीकरण होता है, खनन करने से भूमि निम्नीकरण होता है। तो मधुमक्खी पालन आपका नहीं होगा। अब आते आगे 40 नंबर दिया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। तो मैदानों के रूप में आपका 43%, 43% भाग पाया जाता है। आगे देख लेते हैं कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन आपका है नवीकरणीय है, जैव है, प्रवाह है, अनवीकरणीय है। लौह अयस्क क्या है, अनवीकरणीय है। ये दोबारा तो बनेगा नहीं, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है। तो गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है आपकी, वो लुप्त होते जा रही है, इसीलिए लुप्त जातियां में आएगी। तो इसका नंबर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 16 में है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं। तो जैव विविधता को कम करने वाले जो कारक है वो आपका ये उपरोक्त सभी इसमें होगा, क्योंकि ये देखिए वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, और पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल। दावानल का मतलब जंगल का आग। तो ये सारे हैं जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं। अब चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो ये तो बहुत पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। चिपको आंदोलन वनों की कटाई को रोकने से संबंधित है। तो 17 का नंबर चूज कीजिएगा। अब है 18 नंबर क्वेश्चन है कि जल की कमी के क्या कारण है, जल की कमी क्यों हो रही है। अतिशोषण या अत्यधिक प्रयोग या समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण या उपरोक्त सभी। तो देखिए जल का कमी का कारण हम लोग उपरोक्त सभी को ले सकते हैं। ये तीनों कारणों से जल का कमी हो रहा है। तो 18 का नंबर चूज कीजिए। 19 नंबर है
टांका क्या होता है? टांका क्या होता है? टांका तो टांका होता है हम लोग का पीने के पानी को संग्रहित करने वाला भूमिगत टैंक। तो ज़मीन के अंदर कोई टैंक हम लोग बनाते हैं जिसमें रेन वाटर बरसात का पानी सब संग्रह करते कलेक्ट करते, तो उसी को टांका कहते हैं। आगे है सन 2025 तक कितने लोग के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो कितने लोगों को जल की कमी के मतलब झेलने की भविष्यवाणी की गई है? तो आपका अनुमानित किया गया है 20 करोड़। ठीक है, तो 20 का नंबर चूज कर लीजिएगा, 20 करोड़। 21 है, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति आय की गणना करना है तो प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का सिंपल तरीका है कि किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग कर दें। ये पिछले वाले सेट में भी क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैं बताया था। 21 का नंबर हो जाएगा। आगे देखिए 22 में है, वह देश की वह देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो वह जो देश है आपका विकसित श्रेणी के अंतर्गत आएगा, यानी विकसित देश। 23 है, सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास है उसका क्या उद्देश्य है? देखिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ था वाल विकास केवल अपने लिए, सेकंड है विकास केवल दूसरों के लिए, विकास वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, और विकास केवल आने वाली पीढ़ी के लिए। तो देखिए हम लोगों को दोनों के लिए सोचना है ना, इसीलिए ग नंबर चूज करेंगे। विकास जो वर्तमान के लिए भी हो और आने वाली पीढ़ी के लिए भी हो, उसी को सतत विकास कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर देखिए, ये भी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखिए यहाँ पे केरल हो जाएगा। ठीक है, 24 का नंबर चूज कर लीजिए। केरल का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद हो कितना प्रतिशत है तो कमेंट जरूर करें। मेरे अनुसार आई थिंक 98% साक्षरता दर है केरल का। तो अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आगे देखते हैं 25 है, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन सी होगी? ठीक है, आपको कुल आय बताना है। तो करना क्या है हम लोगों को, देखिए देश की प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति का आय 500 है और जनसंख्या इतना है, तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का जो होता है क्या है कि कुल जो आय हुआ टोटल आय, कुल आय को जनसंख्या से भाग दे देते थे। लेकिन यहाँ पे आपका प्रति व्यक्ति आय निकला हुआ है, तो क्या करेंगे, जो आय है, ठीक है, आय को गुना कर देंगे किससे? जनसंख्या से। आय को जनसंख्या से गुना कर देना है बस आपको। तो देखते हैं, गुना करके ही देख लेते हैं। आय कितना है, तो ये इधर हो जाएगा 5000 गुना आपका 500। ठीक है, तो सिंपल हम लोगों को कुछ करना नहीं है, 25 हो जाता है और इधर 3 जीरो है और इधर 2 जीरो, तो 1 2 3 4 5 इतना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में 5 जीरो 25 है, तो ये आपका आंसर है। तो 25 का नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए 26 है, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत देखिए ऑप्शन है कि इस क्षेत्रक में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके बाद प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। तो देखिए यही द्वितीयक क्षेत्रक, हम आपको प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप ये क्या बोलते हैं फर्स्ट सेट का वीडियो देख लेंगे। तो यहाँ पे है जो कि नंबर आंसर होगा, क्योंकि ये द्वितीयक क्षेत्रक क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी चीज़ निकल के आता है उसको यहाँ पे बनाया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, फिर उसी को बेचा जाता है। ठीक है, तो 26 का नंबर चूज कीजिए। 27 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहाँ लोग ऑप्शन बेरोजगार हैं या नियोजित है लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है, और वर्ष के कुछ महीने में बेरोजगार है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ही यही है कि काम तो कर रहा है लेकिन उसका काम से कोई फायदा नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक खेत दिया हुआ है, एक खेत में 2 आदमी मिल करके काम कर रहा है,
तो ये अपना पूरा खेत में फसल उगा ले रहा है। अब इसमें यहाँ पे 3 आदमी घुस जाए तो भी फसल उतना ही उग रहा है, तो कहने मतलब एक आदमी जो एक्स्ट्रा हो गया है वो प्रचंड बेरोजगार है, उसके आने या ना आने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर उत्पादन बढ़ता तो कहते हैं कि हाँ ये काम कर रहा है। उसके बाद आगे देखिए 28 नंबर, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चे का उस आयु वर्ग के कुल बच्चे के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? तो देखिए ये आपका कहलाएगा क्या बोलेंगे, निविल उपस्थिति अनुपात। ठीक है, प्रेजेंट अटेंडेंस जो बनता है तो वही निविल उपस्थिति अनुपात। उसके बाद 29, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। आपको संगठित क्षेत्र का सही अर्थ बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं, फिर यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, यह कम वेतन प्रदान करता है और इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं हैं। संगठित क्षेत्र बताना है तो देखिए ये क नंबर ही आ जाएगा। यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं, कुछ शर्त है। ठीक है, तो 29 का क नंबर चूज कर लीजिए। 30 नंबर आते हैं कि कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है? तो देखिए तृतीयक क्षेत्रक हो जाएगा। 30 का ग नंबर चूज कर लीजिए। 31, सत्ता की साझेदारी। यहाँ से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट हो जाता है आपका, राजनीतिक विज्ञान। तो सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? क्षैतिज वितरण के अंतर्गत तो देखिए इसका ग नंबर है, ऑप्शन हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो इसका 31 का ग नंबर चूज कर लीजिए। 32 में आते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में ये अवस्थित है। ठीक है, 32 का नंबर कीजिए। 33 है, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? तो सामुदायिक सरकार जो है वो बेल्जियम से संबंधित है। 33 का ख नंबर। फिर बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाले की आबादी जो है आपका, ये पिछला भी हमको लगता है पिछला में था ये क्वेश्चन, और यहाँ हो जाएगा 59%। अच्छा ये नहीं था, डच भाषा नहीं था, शायद फ्रेंच भाषा था। हाँ, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाला का प्रतिशत बताना था। ठीक है, तो यहाँ डच भाषा बोलने वाला का प्रतिशत 59% है। तो 34 का घ नंबर चूज कर लीजिए। आगे देखिए 35 का, सत्ते की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ख नंबर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। उसका 36 देखिए कि इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? तो संघ सूची का जो विषय है वो है प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। ठीक है, तो 36 का ख नंबर चूज कर लीजिएगा। आगे है 37 में, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टि से भी देखें तो इसका आंसर आपका घ हो जाएगा 40%। ठीक है, राजभाषा हिंदी बोलने वाला प्रतिशत 40% है भारत में। उसके बाद भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो देखिए इसका आंसर घ नंबर हो जाएगा संथाली, जो आपका 22 भाषा है भारत देश में। कुल जो संवैधानिक 22 भाषा है उसमें एक भाषा ये आपका संथाली भी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि टोटल भारत में 22 भाषा को संवैधानिक मान्यता मिला हुआ है। अब आगे देखिए 29, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो महिलाओं के लिए देखिए 50% आरक्षण है। अभी लगभग हर क्षेत्र में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, तो 39 का घ नंबर कर लीजिए। 40 का है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? तो ये जो है आपका 1992 में उठाया गया। ठीक है, तो आज आपका एसएसटी का सेट 3 कंप्लीट हो गया है क्लास 10 का। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेंगे क्लास 9 का, क्लास 10 का और क्लास 12 का। इससे रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर मान के चलिए आप 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके कोई फ्रेंड हैं या क्लासमेट है, अगल बगल में कोई भी है 12th के हैं, तो उनको लिंक शेयर करें। मैं 12th का भी वीडियो बनाया हूँ, वो देख लेंगे, प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं। क्लास 9th के अगर कोई है तो उन्हें भी शेयर कर दें, क्योंकि सारा का मॉडल सेट जो है लगभग बन चुका है। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करें। बाकी आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को करना क्या है, बस एक सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी कर ही दे साथ ही।
मैंने जैसा बताया कि उस क्वेश्चन के आंसर का कमेंट भी करें, कितना परसेंट साक्षरता दर है। तो ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।